चलिए तो बच्चों, कूलम फोर्स पढ़ने के बाद अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद मैं आपको कूलम्स लॉ की लिमिटेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए बच्चों, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। अगर मैं आपको एक वैल्यू की बात करूं तो 10 की पावर आप बोल सकते हो 10 की पावर 36 टाइम ग्रेटर देन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, पर हम उस डाटा पे नहीं जाएंगे, अभी हमें बात करना है इस चैप्टर की रिगार्डिंग। तो मैं इतनी सी बात बोलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों ही फोर्स आती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी फोर्स कौन सी आती है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं कि नेचर में कितनी टाइप की फोर्स पाई जाती हैं, कितने टाइप की फोर्स होती हैं, तो बच्चों वो 4 टाइप की फोर्स होती है। पहली होती है ग्रेविटेशनल, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों तरह की फोर्स आ जाती हैं। दोनों तरह की फोर्स कौन सी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी कौन सी है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। एक तो आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और एक क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथी क्या होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2 चार्जेस के बीच में लगती है, और 2 चार्जेस रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो चार्जेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगी, और अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। पर यहां पे मैंने एक बात और लिखी हुई है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है बच्चों, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच में लगती है, और 2 मासेस आपस में क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको न्यूटन वाली थोड़ी सी बात याद हो, F बराबर G(m1m2) अपॉन r², वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो है अपना पॉइंट वो बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने 11th क्लास में ये बात भी बताई हुई है, वर्क पावर एनर्जी में ये बताया हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स कितने टाइप की होती हैं। अगर बच्चों आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, 2 आपने 11th में पढ़ी थी। एक होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरी होती है अपनी स्प्रिंग फोर्स, और 2 यहां पढ़ोगे, एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होगी मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, तो ये याद रखना है आपको, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। तो मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी कैसी होगी बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ आए? अगर समझ आए तो इसको स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट इसको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, चलिए मैं रफ कर दूं, इसको कर देता हूं रफ। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, हम आगे हमें बात करनी है लिमिटेशन की। किसकी, लिमिटेशन की बात करते हैं हम। चलिए तो लिमिटेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिमिटेशन का मतलब, ये जो कूलम्बियन फोर्स है, जो ये कूलम फोर्स है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किस किस चीजों पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने अब चार्जेस तो बोल दिया, पर चार्जेस कैसे टाइप के चार्जेस, तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। तो आपको पहला लिमिटेशन ये बोलता है, इट अप्लाई ऑन पॉइंट चार्जेस, यानी कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप। कूलम फोर्स अप्लाई ऑन पॉइंट चार्जेस, किसके ऊपर अप्लाई होती है बच्चों, ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों,
इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। किसको ओबे करता है बच्चों ये? इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या था बच्चों? सभी बच्चों को पता होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन मिलेगा, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। पर ये याद रखना है न्यूटन थर्ड लॉ को तो ये ओबे करता है, बट अलोंग द लाइन। तो इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ अलोंग द लाइन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया अलोंग द लाइन का मतलब, जैसे ये अपना प्लस क्यू चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये अपना प्लस Q2 चार्ज है, तो ये अलोंग द लाइन है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द लाइन लगेगी, यानी कि इस तरीके से इस पे फोर्स लगेगी F21। इस पे फोर्स क्या लगेगी अलोंग द लाइन? ये क्या लगेगी बच्चों? F12, यानी कि ये तो होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको बोलते हैं हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और F12 को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड चार्ज। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती बच्चों? ये एक्सटेंडेड चार्जेस। बस बच्चों ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको लिख लेना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कूलम लॉ ओनली अप्लाई ऑन पॉइंट चार्जेस, इट डज नॉट अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस क्या होता है? मान लो एक स्फीयर है, उस पर खूब सारे चार्जेस आपके फैले हुए हैं, तो वो कैसा चार्ज हो गया बच्चों? इस पे पूरे को टोटल मिला के बड़ा चार्ज मैंने क्यों मान लिया? छोटे छोटे चार्ज छोटे छोटे चार्ज फैले हुए हैं, तो वो कैसी बॉडी हो जाएगी? एक्सटेंडेड। तो उस पर अप्लाई नहीं होगा ये कूलम्स लॉ, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है? ओबे करता है थर्ड लॉ को, पर तरीका क्या होगा? अलोंग द लाइन ओबे ही करेगा ये। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।